हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का 6 यूनिट रिप्रोडक्शन। और इसका जो चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है ना बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, समझिए कि आप बचपन से ही 8, 9, 10 से आप रिप्रोडक्शन पढ़ते आ रहे हैं। वही बस इंट्रोडक्शन हम लोग को पढ़ना है। एक्चुअल जो कहानी है बच्चों, इसके बाद वाला जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड उसके बाद आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो सब हम लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। ये चैप्टर में क्या है ना कि वही बेसिक आइडिया पढ़ना है, वही बेसिक बातें जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो बच्चों, है ना, रिप्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को हम लोग सीधे सिंपली समझते हैं बच्चों, क्वेश्चन आंसर करके। ठीक कहता है, देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो कहेंगे रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। बच्चों, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा संतान प्रोड्यूस करता है, संतति प्रोड्यूस करता है बच्चों, है ना। यंग वंस कहिए या ऑफ स्प्रिंग्स कहिए बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो ऑफ स्प्रिंग जो बच्चों प्रोड्यूस हुआ, रिप्रोडक्शन के कारण जो बच्चे ऑफ स्प्रिंग बने, वो ऑफ स्प्रिंग बच्चों ग्रो करेंगे, फिर वो मैच्योर करेंगे और बच्चों फाइनली फिर वो आपका रिप्रोड्यूस करके फिर नया संतान बनाएंगे। ठीक बच्चों, यह प्रोसेस जो है ना चलता रहता है, ये प्रोसेस चलता रहता है बच्चों। अब कहता है दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज रिप्रोडक्शन इसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन जो है ये ऑर्गेनिज्म के लिए कैसे इसेंशियल है, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसका आंसर होगा बच्चों, रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। बच्चों, एक स्पेसीज बन गया, मान लीजिए हमारे पृथ्वी पे एक स्पेसीज बन गया, तो हमारे पृथ्वी पे एक बार कोई स्पेसीज बन गया बच्चों, तो वह स्पेसीज जो उसका जो कंटिन्यूटी मेंटेन है बच्चों, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वह रिप्रोडक्शन की वजह से बच्चों। जैसे मान लीजिए कुत्ता बना होगा, कभी कुत्ता बना होगा, वो कुत्ता बच्चों आज तक वो कुत्ता है, कैसे है बताओ, रिप्रोडक्शन के कारण। मतलब कहने का मतलब क्या है बच्चों कि रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। दूसरा बच्चों, नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के जो कितने टाइप्स होते हैं, बचपन से आपको पढ़ाया गया बच्चों कि रिप्रोडक्शन इज 2 टाइप्स, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। और याद रखिएगा बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलैंगिक जनन कहते हैं हिंदी में। जो भी बच्चे है ना, हमारे भारत में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं 10th क्लास तक, तो ऐसे बच्चों आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं यहाँ टर्म लिख दे रहा हूँ ताकि आपको यह टर्म फैमिलियर लगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलैंगिक जनन कहते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लैंगिक जनन कहते हैं बच्चों। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कहता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहता है, आपका एनसीईआरटी बुक कहता है कि यह रिप्रोडक्शन का वह टाइप है जिसमें एक सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है संतान को, या तो गैमेट फॉर्मेशन इन्वॉल्व रहेगा या तो गैमेट फॉर्मेशन इन्वॉल्व नहीं रहेगा। ये आपका 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक लिखा है। ठीक, तो याद रखिएगा जो एनसीईआरटी बुक लिखा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। चलिए उसके बाद बच्चों नेक्स्ट सुनिएगा,
व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो आप कहोगे बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहता है ना दो पेरेंट्स अपोजिट सेक्स के जब पार्टिसिपेट करते हैं इस तरह का रिप्रोडक्शन में, और क्या होता है कि इसमें मेल और फीमेल गैमेट बनता है और फ्यूज होता है बच्चों। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी आपसे कोई बोलेगा तो एक लाइन में आप हमेशा बोलोगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट। चलिए दूसरा बच्चों, विच इज ए बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और असेक्सुअल, ये सब क्वेश्चन आपको आते हैं। तो याद रखिएगा, बोलोगे कि कौन सा रिप्रोडक्शन का मोड सबसे बेटर होता है, तो आप बोलोगे सेक्सुअल मोड, है ना। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि असेक्सुअल मोड जो होता है रिप्रोडक्शन का ना, तो उसमें क्या होता है कि एक ही पेरेंट ऑर्गेनिज्म से जितने संतान बने वो सारे संतान जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण जितने संतान बनते हैं वो सभी को क्लोन्स कहते हैं, क्योंकि सभी जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, एकदम डिट्टो सेम। लेकिन बच्चों अगर आप बात करते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, अगर आप बच्चों बात करते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो इसमें क्या होता है बच्चों, वेरिएशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना बच्चों, इनमें क्या होता है बच्चों, वेरिएशन होता है। और जानते हो वेरिएशन होगा बच्चों, तो कहता है जो वेरिएशन होगा बच्चों, जेनेटिक वेरिएशन होगा बच्चों, तो इसके कारण आपका इंडिविजुअल जो है वो बेटर तरीके से इन्वायरमेंट में एडप्ट करेगा, बेटर तरीके से इन्वायरमेंट में एडप्ट करेगा बच्चों। तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेटर मोड है रिप्रोडक्शन का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में बच्चों। देखिए बच्चों, व्हाई आर द ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर टू एज क्लोन्स। तो आप कहोगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण जो संतान बनते हैं उनको क्लोन्स क्यों कहते हैं? तो बच्चों देखिए, तो कहता है बिकॉज ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। ओके, मतलब जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उनसे जितने संतान बने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, सभी आपका मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नली भी आपका सेम होते हैं और जेनेटिकली भी आपका सेम होते हैं बच्चों। इसी कारण से उनको क्लोन्स कहा जाता है। दूसरा बच्चों, ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। तो ये सब क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में इसी तरह के। कहता है जो भी संतान बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उनको सर्वाइव करने का उनको बेटर चांस मिलता है। क्यों? तो उसका आंसर यही है बच्चों, जेनेटिक वेरिएशन। क्या है? जेनेटिक वेरिएशन। मतलब जो भी ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं उनमें उनके पास सर्वाइव करने का बेटर चांस होता है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से के कारण जो संतान बनते हैं, है ना, उस संतान में जेनेटिक वेरिएशंस आता है। ठीक। अब बच्चों ये जेनेटिक वेरिएशन जो होता है ना, यह इंडिविजुअल को हेल्प करता है बेटर एडेप्टेशन करने के लिए, फॉर बेटर एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, है ना, इन्वायरमेंट में अच्छे तरीके से एडेप्ट करने में हेल्प करता है। और बच्चों आप जानते ही हो वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। कई बचपन में आप लोग सुने होंगे मम्मी पापा के मुंह से, बदलाव ही विकास का कारण है, बदलाव ही विकास का कारण है। दूसरा बच्चों, तो आप समझ गए यही कारण है कि वेरिएशन इज द इसेंशियल, वेरिएशन इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज। स्पेसीज के सर्वाइवल के लिए वेरिएशन बच्चों इसेंशियल है, याद रखिएगा बात को। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो कंसिडर्ड एज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम क्यों कंसीडर करते हैं, एज ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को क्यों हम लोग कहते हैं यह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है।
तो आप बोलोगे बच्चों, इसका जो आंसर बोलोगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इसमें आपका मियोसिस और गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, मियोसिस और गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। इसके कारण बच्चों यह आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यह टाइप है। और आप कहोगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है ना, इज ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। मतलब किसी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब से एक नए प्लांट्स का बनना, यही आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है बच्चों। याद कीजिए बच्चों, आप लोग 10th क्लास में थे तो आप लोगों को पढ़ाया जाता था कि आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन ब्रायोफाइलम प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स। याद कीजिए, उसी तरह से आप पढ़ते थे इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पोटैटो प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू बट अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड पोटैटो ट्यूबर। याद कीजिए, पोटैटो प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता था किससे बच्चों, तो आप कहोगे कि अंडरग्राउंड स्टेम से बच्चों। उसी तरह से बच्चों आप कहते हो बनाना में, तो बनाना वगैरह में क्या से होता है, स्टेम से होता है बच्चों। हो गया ना, उस स्टेम को राइजोम कहते हैं। चलिए बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो व्हाट इज द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्या है प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। तो बच्चों आप कह सकते हो बाय यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वी कैन ऑब्टेन न्यू प्लांट्स इन शॉर्ट ड्यूरेशन। कहता है बच्चों, मान लीजिए बच्चों है ना, कोई प्लांट है, ठीक, मान लीजिए सपोज कीजिए कोई प्लांट को आप लगाना चाह रहे हैं, ठीक, तो सपोज कीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो सीड बना है वो सीड को आपने बोया, ज़मीन में बोया। अब बच्चों वह सीड जर्मिनेट करेगा, फिर वह प्लांट बनेगा, फिर बहुत लंबे समय के बाद उसमें फ्लावर्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे। तो आप समझिए बच्चों, और एक दूसरा प्लांट है, मान लीजिए सपोज कीजिए, मान लीजिए किसी के घर में मान लीजिए आपका रोज़ का प्लांट है, गमला में लगा हुआ है। अब आप सोच रहे हो नहीं भाई यही रोज़ का प्लांट जो है ना हम अपने घर में लगा ले सेम, तो कुछ नहीं करते हो, आप कटिंग करते हो और आपका रोज़ का एक स्टेम को कट करके भाई आप अपने घर में आप उसको गमला वगैरह में लगा दिए। तो बताइए क्या था, ये वही कह रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा जो न्यू प्लांट्स होते हैं ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में आप न्यू प्लांट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। समझ में आ गया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा है ना न्यू प्लांट्स को आप बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में ऑब्टेन कर सकते हो। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का बच्चों बहुत सारा फ़ायदा है ना। तो वो सब हम लोग ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके थे। यहाँ हम लोग थोड़ा देखेंगे बात को। जैसे बच्चों एक लाइन और है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं ना, मान लीजिए दो प्लांट है बच्चों, दोनों प्लांट में डिजायरेबल कैरेक्टर्स है, मतलब बढ़िया बच्चों कैरेक्टर है, गुण है। अब हम चाहते हैं ना कि दो वेराइटी है प्लांट का दोनों वेराइटी का गुण एक ही, मतलब दोनों वेराइटी का जो गुण है वो एक ही प्लांट में आ जाए, है ना। तो कहता हम क्या करेंगे बच्चों, तो उसको कनेक्ट कर देंगे ग्राफ्टिंग मेथड के द्वारा। किस मेथड के द्वारा? ग्राफ्टिंग मेथड के द्वारा बच्चों। कहता है ग्राफ्टिंग मेथड में क्या कहता है बच्चों, वी कैन इवन गेट प्लांट्स हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट वेराइटीज थ्रू ग्राफ्टिंग। अब बच्चों इस बात को आप लोग फिर आप समझिएगा ऐसे, आप बोगनविलिया प्लांट का नाम सुने होंगे। तो बोगनविलिया जो प्लांट है बच्चों, ये सब में ग्राफ्टिंग आप घर में कर सकते हो। बोगनविलिया प्लांट को लोग लगाते हैं, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। तो आप बोगनविलिया, मान लीजिए कोई बोगनविलिया प्लांट है उसमें आपका रेड कलर का फ्लावर है, कोई बोगनविलिया प्लांट है उसमें आपका येलो कलर का फ्लावर है ना। तो आप चाहते हैं कि भाई कि ये ग्राफ्टिंग कर दें, तो आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, आसानी से आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। एक बोगनविलिया प्लांट जो है, एक बोगनविलिया प्लांट का जो वेराइटी है उसका आप स्टॉक वाला पार्ट ले लीजिए, दूसरा बोगनविलिया प्लांट जो है उसका सियोन पार्ट ले लीजिए और दोनों को बच्चों कनेक्ट कर दीजिए, है ना। अब बच्चों आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। तो आप जान गए ग्राफ्टिंग क्या है। तो ग्राफ्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू डिफरेंट प्लांट्स सो दे ग्रो एज वन। बच्चों आप यह क्वेश्चन को देखिए, हायर ऑर्गेनिज्म से
हैव रीस्टोर्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाई? कहता है कि हायर ऑर्गेनिज्म अपने कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपनाया है। क्यों? हायर ऑर्गेनिज्म अपने कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्यों अपनाए हैं? तो बच्चों आपको इसका आंसर यह देना है कि दिस इज बिकॉज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएशंस in the progenies through combination of the DNA from two different individuals। मतलब आप बच्चों में कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको जब भी आए क्वेश्चन क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा बेटर है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, या बच्चों आपको जब भी क्वेश्चन आ जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये स्पीशीज़ के सर्वाइवल में क्यों मदद करता है, अगर बच्चों या ये क्वेश्चन अगर आ जाए बच्चों कि हायर ऑर्गेनिज्म अपने कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्यों अपनाए हैं, ये सबका आंसर बच्चों आपको देना होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस इंट्रोड्यूस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो संतान बनते हैं बच्चों उनमें वेरिएशंस होता है। याद रखिएगा बच्चों, यही आपका है वेरिएशंस क्यों होता है, तो वही आपका क्योंकि दो इंडिविजुअल्स का जो डीएनए है उनका कॉम्बिनेशंस होता है बच्चों, और इनके कारण वेरिएशंस होता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड। एक क्वेश्चन आपको पूछेगा बच्चों मियोसिस और गैमेटोजेनेसिस आपस में इंटरलिंक्ड क्यों हैं। तो बच्चों आपको पता है गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है बच्चों। और आप जानते हो कि दुनिया में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बच्चों, डिप्लॉइड। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग भी बच्चों डिप्लॉइड हैं, हमारे बॉडी के मोस्ट ऑफ द सेल्स क्या होते हैं, डिप्लॉइड। तो हमारे बॉडी के बच्चों जितने भी डिप्लॉइड सेल हैं सभी डिप्लॉइड सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोजोम्स का कंप्लीट सेट 2 होता है। क्रोमोजोम्स का 2 कंप्लीट सेट होता है बच्चों। अब बच्चों लेकिन जो हम लोग जो बच्चों गैमेट बनाएंगे, जैसे बच्चों मैं मेल हूँ तो मैं मेल गैमेट बनाऊँगा यानी कि स्पर्म। तो स्पर्म जो है एक हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड सेल है। क्यों बच्चों? क्योंकि स्पर्म के सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोजोम्स का एक कंप्लीट सेट है। तो बच्चों कहने का मतलब क्या होता है कि जो गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वह मियोसिस प्रोसेस से होता है। गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है बच्चों, और ये बात हम लोग जनरली कहते हैं, यह बात आपको जनरली कहा गया है कि मियोसिस और गैमेटोजेनेसिस ये दोनों इंटरलिंक्ड है बच्चों। मियोसिस क्या है बच्चों, यह सेल डिवीजन का टाइप है जिसमें क्या होता है डॉटर सेल्स में क्रोमोजोम का नंबर हाफ हो जाता है पेरेंट सेल की तुलना में। तो बच्चों आप कहोगे बच्चों कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होते हैं, और आपको पता है डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में मियोसाइट, जिस सेल का बच्चों मियोसिस होता है उसको मियोसाइट कहते हैं। तो एक मियोसाइट का मियोसिस डिवीजन होगा तो फॉर्मेशन होगा बच्चों 4 हैप्लॉइड गैमेट्स का बच्चों। तो आप क्या देख रहे हो, वो मियोसिस प्रोसेस से गैमेट्स बनता है, तो इसीलिए बच्चों मियोसिस और गैमेटोजेनेसिस ये आपका इंटरलिंक्ड होता है बच्चों। चलिए बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन पूछे डिफाइन जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सीनेशन फेज, तो आप कहोगे बच्चों कि जुवेनाइल फेज क्या है, तो कहोगे यह ग्रोथ का स्टेज है। जुवेनाइल फेज क्या है, तो ग्रोथ का स्टेज है बिफोर दे रिप्रोड्यूस। इट इज अ स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म बिफोर दे रिप्रोड्यूस। ये ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ का वह स्टेज है
बिफोर दे रिप्रोड्यूस। याद रखिएगा बच्चों, इट इज अ स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म्स बिफोर दे रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन से पहले का जो स्टेज होता है ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ का, वही आपका होता है जुवेनाइल फेज बच्चों। रिप्रोडक्टिव फेज क्या है, नाम से पता है, रिप्रोडक्टिव फेज। इस फेज में बच्चों क्या करेगा ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाएगा बच्चों। तो यह आपका रिप्रोडक्टिव फेज है। सीनेशन फेज क्या है बच्चों, एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्शन के करने के लायक अब नहीं बचा, अब ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने लायक नहीं है बचा। तो बता रिप्रोडक्टिव फेज का एंड जो है बच्चों, ये आपका सीनेशन फेज है। तो बच्चों आप कहोगे इस स्टेज में बच्चों, एट दिस स्टेज बॉडी मेटाबॉलिज्म इज स्लो डाउन। बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटी बच्चों स्लो हो जाता है, स्लो हो जाता है। जानते हो फाइनली एक समय आता है कि घुलट जाता है बच्चों। चलो बच्चों अब देखिए, आपका एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है बच्चों। कहता है एक बात याद रखिएगा, मेरा जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बच्चों, ये चैप्टर बस समझिए एक तरह से इंट्रोडक्शन की तरह इसको लीजिए। मेन टॉपिक जो है आपका इसके बाद है प्लांट रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसके बाद आप मेरा एनर्जी देखोगे, धका धक एनर्जी आपको दिखाएंगे हम। कहता है बच्चों यहाँ देखिए, कहता है क्या, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। आपको एक क्वेश्चन दे देगा, बताइए कौन सा पार्ट आपका हैप्लॉइड है, कौन सा पार्ट डिप्लॉइड है कि नहीं, कौन सा पार्ट हैप्लॉइड है, कौन सा पार्ट डिप्लॉइड है बच्चों। तो ये सब बात मैं पढ़ाऊंगा, एक एक चीज आपको पता चल जाएगा। जैसे आप जैसे ओवरी, तो ओवरी क्या है बच्चों, तो डिप्लॉइड है, ये पढ़ाएंगे तुमको। एंथर क्या है बच्चों, हैप्लॉइड है बच्चों। सॉरी एंथर भी बच्चों क्या होता है आपका, सॉरी एंथर बच्चों क्या होता है, डिप्लॉइड होता है बच्चों। कहता है एग सेल क्या होता है बच्चों, हैप्लॉइड होता है बच्चों। पोलन ग्रेन क्या होता है बच्चों, हैप्लॉइड होता है बच्चों। मेल गैमेट क्या होता है बच्चों, हैप्लॉइड होता है बच्चों। जाइगोट क्या होता है बच्चों, तो डिप्लॉइड होता है बच्चों। ये कैसे हुआ बच्चों, ये सब चीज हम लोग जानेंगे। जैसे हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे तो आप उसमें हर चीज आप जानोगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अभी बस दिमाग में रखिएगा ओ कि सर अभी जो लिखे हैं ना, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बता दिया आपको पहला चैप्टर का। इसके बाद जो है ना, जैसे प्लांट रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे फिर आप असली कहानी देखिएगा। चलिए बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स, तो आप बोलेंगे बच्चों जो आप पढ़े थे ऑलरेडी, जो आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़े थे बच्चों। जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पोटैटो प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम। बच्चों क्या ये नहीं पढ़ाया गया था 10th क्लास में कि पोटैटो प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता है, अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा होता है बच्चों। उस अंडरग्राउंड स्टेम को पोटैटो ट्यूबर कहते हैं बच्चों। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों, आपको नहीं पढ़ाया गया था। ये आपका बच्चों क्या है बताओ, आपका पोटैटो ट्यूबर है अंडरग्राउंड स्टेम। और इस अंडरग्राउंड स्टेम में बच्चों देखिए तो ये आपको आई लाइक स्ट्रक्चर है। ये बच्चों क्या है, ये आई लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नोड को। क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, नोड को। ओके, तो बच्चों आप देख रहे हो कि बताओ सपोज करो ये पोटैटो ट्यूबर है, ये है बच्चों पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर। इसमें बच्चों ये आई लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, आई लाइक स्ट्रक्चर, आई लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, ट्वी, ये ट्वी आई लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों। ये आई लाइक स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, नोड। इसको नोड कहते हैं, क्या कहते हैं, नोड। अब बच्चों यह नोड क्या है बच्चों, यह जो नोड है ये आपका आई जो है बच्चों, आई रिप्रेजेंट करता है किसे, नोड को बच्चों। और जानते हो बच्चों, नहीं जानते हो, इस नोड लाइक इस नोड लाइक स्ट्रक्चर से बच्चों क्या निकला, देखिए बर्ड जर्मिनेट कर रहा है बच्चों, ये बर्ड जर्मिनेट कर रहा है बच्चों। यही बर्ड एक नया प्लांट में बदल जाएगा बच्चों। ओके, याद रखिएगा बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट बच्चों, कहता है आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आए थे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन ब्रायोफाइलम टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स। और 10th में पढ़े थे। 11th क्लास में क्या कर रहे थे, 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी चैप्टर पढ़ना था, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उसमें यही सब तो टॉपिक तो पढ़ाया गया था, है ना। किस में स्टेम के द्वारा होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, किस में रूट के द्वारा होता है, ये सारा तो मॉर्फोलॉजी में दिया गया था। फिर दोबारा पढ़ोगे 12th क्लास में, तो बच्चों जाकर के एक बार देख लेना है उस टॉपिक को, 11th क्लास का टॉपिक हो बच्चों, है ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो कह रहे थे बच्चों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन ब्रायोफाइलम टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स। अब बच्चों यहाँ देखो ऑलरेडी बच्चों, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ बच्चों। देखिए
ये बच्चों देखिए ब्रायोफाइलम है, देखिए बच्चों ब्रायोफाइलम, बच्चों ये ब्रायोफाइलम देख रहे हो, है ना, देखिए ब्रायोफाइलम है यह। अभी जो ब्रायोफाइलम बेटो, ये तो ब्रायोफाइलम का जो लीफ है बच्चों, यह लीफ से कैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है, तो इसके लीफ के बच्चों मार्जिन, ये लीफ का बच्चों मार्जिन है, ये जो लीफ का बच्चों ये क्या है बच्चों, मार्जिन, किनारा। तो इसके लीफ के मार्जिन से बच्चों बर्ड्स निकलते हैं। देखिए बच्चों ये दूसरा डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये आपका बर्ड्स निकला बच्चों, देख रहे हैं, ये बर्ड्स निकला बच्चों, ब्रायोफाइलम का जो लीफ है बच्चों, इसे बर्ड्स निकला बच्चों। ओके, और यही आपका बर्ड्स जो निकला ना बच्चों, तो ये जैसे ही फिर सॉइल के कांटेक्ट में आता है बच्चों, एक नया प्लांट में बदल जाता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, उसी तरह से बच्चों अदरक में, हल्दी में स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन जूस्पोर एंड जाइगोट। बायोलॉजी में एक बात याद रखना बच्चों, जब भी लग जाए JOO जू, तो जू का मतलब समझ जाना मोटाइल, मोटाइल मोटाइल मोटाइल, मोटाइल का मतलब मूवेबल, मूवेबल मूवेबल बच्चों। तो क्या होता है जूस्पोर, ये मोटाइल होता है। क्यों मोटाइल होता है, क्योंकि इनके पास फ्लैजेला होता है। क्या होता है, फ्लैजेला होता है बच्चों। और जाइगोट जो होता है ना, वो मोटाइल हो भी सकता है, ये जाइगोट नॉन मोटाइल भी हो सकता है बच्चों। ओके, अब कहता है ध्यान देना बच्चों, कहता है जूस्पोर ये आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है जनरली। जाइगोट जो होता है बच्चों, ये आपका सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है बच्चों जनरली। फिर बच्चों ध्यान देना, कहता है जूस्पोर जो होता है ना बच्चों, ये आपका हैप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है बच्चों, हैप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है बच्चों, है ना। और ये बच्चों कहोगे, ये आपका जो होता है जाइगोट होता है बच्चों, ये आपका क्या होता है, ये आपका जनरली डिप्लॉइड होता है ना। जाइगोट जो होता है बच्चों, क्या बोलोगे, जाइगोट इज डिप्लॉइड। हम लोग एक बच्चों एक जनरल बात करते हैं, जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है बच्चों, ध्यान देना। अब बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है बच्चों, इसका डिसएडवांटेज क्या है बच्चों, तो बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन बच्चों, अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है बच्चों, बॉडी के बाहर होता है, तो वह क्या कहलाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बच्चों। 6 क्लास से पढ़ाया जाता है बच्चों, 6, 7, 8, 9, 10। तो बताओ क्या बोलोगे बच्चों, जो फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों, आपका बॉडी के बाहर होता है, उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसका बच्चों डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज क्या है बच्चों, कि आपका ये जो इसमें बहुत सारा गैमेट्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं बच्चों, कम हो जाते हैं। अब बोलोगे सर कैसे आप बोल रहे हैं, जैसे एग्जांपल देके बता दिए। मान लो बच्चों मेल गैमेट है बच्चों, फीमेल गैमेट है बच्चों। मेल गैमेट क्या है, मेल गैमेट सॉरी मेल फ्रॉग है बच्चों, फीमेल फ्रॉग है बच्चों। मेल फ्रॉग ने पानी में स्पर्म रिलीज किया, फीमेल फ्रॉग ने पानी में बच्चों एग रिलीज किया। अब बच्चों अब कहता है कि बहुत सारा जो स्पर्म्स है, एक से बच्चों क्या हो जाता है बच्चों, वह आपका डिस्ट्रक्ट हो जाता है बच्चों, क्या हो जाते हैं बच्चों, नष्ट हो जाते हैं बच्चों। इसीलिए बताइए फर्टिलाइजेशन का चांसेस क्या हो जाएगा बच्चों, आपका कम हो जाएगा। ओके, चलिए बच्चों आपको अगर क्वेश्चन पूछे गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रायोजेनेसिस में क्या अंतर है, मैंने पहले ही कहा बच्चों, जब भी बायोलॉजी में जेनेसिस शब्द लग जाए उसका मतलब होता है फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है, गैमेटोजेनेसिस रिप्रेजेंट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। एम्ब्रायोजेनेसिस क्या है बच्चों, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। अब बच्चों याद रखना, गैमेट क्या होता है, हैप्लॉइड, बच्चों एम्ब्रियो क्या होता है बच्चों, डिप्लॉइड। यही सब बात तो आपको बोलना है बच्चों। गैमेट्स कैसे बनता है, तो आपका मियोसिस डिवीजन से बच्चों। आपका एम्ब्रियो कैसे बनता है बच्चों, माइटोसिस डिवीजन से बच्चों, है ना। याद रखना बच्चों, जैसे याद ना, इसको अपने ऊपर लो तुम, ताकि कंफ्यूज नहीं करोगे। हम लोग जनरल बात करते हैं, जैसे बताओ बच्चों, है ना, मेल के केस में देखते हैं, ह्यूमन के केस में देखते हैं। ह्यूमन में बच्चों देखते हैं, आपका मेल पेरेंट ने मेल गैमेट बनाया, आपका हैप्लॉइड। आपका फीमेल पेरेंट ने क्या किया, फीमेल गैमेट बनाया, ये दोनों ये भी हैप्लॉइड, ये दोनों गैमेट बच्चों फ्यूज किए, बना जाइगोट। कौन सा गोट बच्चों, जाइगोट। कौन सा गोट, जाइगोट। जाइगोट क्या हुआ बच्चों, डिप्लॉइड। जाइगोट क्या हुआ, डिप्लॉइड। अब बच्चों हम बने, तुम बने एक सिंगल सेल से, उस सेल का नाम क्या है बच्चों, जाइगोट। क्या नाम है बच्चों, जाइगोट।
तो जाइगोट समझ गए बच्चों, तो वही जाइगोट जो है ना बच्चों, है ना, वही जाइगोट जो है वह माइटोसिस डिवीजन करके आज जो मेरा पूरा बॉडी देख रहे हो ना, या तुम्हारा बॉडी जो है ये पूरा का पूरा जाइगोट से बना हुआ है। क्या से बना हुआ है बच्चों? जाइगोट से बना हुआ है बच्चों। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, जाइगोट माइटोसिस डिवीजन करते रहा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 156, 512 ऐसे करके बढ़ते गया। और बताइए बच्चों 10 टू द पावर 14 सेल्स का मैं मालिक हो गया। तो एक जाइगोट डिवाइड किया बच्चों, डिवाइड करते 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 माइटोसिस डिवीजन से आज मैं 10 टू द पावर 14 सेल्स का मालिक हो गया बच्चों। क्योंकि आप पढ़े थे एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो होते हैं बच्चों वो आपका बने होते हैं 10 टू द पावर 14 सेल से, 10 टू द पावर 14 सेल से। चलिए बच्चों अब एक क्वेश्चन देखिए तो आप लोग, why are offspring of oviparous animals at a greater risk as compared to offspring of viviparous animal? बच्चों अंडा देने वाले जो भी एनिमल हैं उनका जो संतान होता है वह ज़्यादा उसको रिस्क होता है बच्चों किसकी तुलना में? आपका डायरेक्ट यंग वन को जन्म देने वाले को। आप पढ़े होंगे विविपेरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स व्हिच गिव्स डायरेक्टली बर्थ टू यंग वंस। और बच्चों ओविपेरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स व्हिच, क्या बोलोगे बच्चों? व्हिच गिव्स एग्स। ये आप लोग पढ़े हो बच्चों। तो कहता है ओविपेरस एनिमल का बच्चों आपको जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि ओविपेरस एनिमल जो होते हैं ना उनसे जो संतान बनते हैं वो विविपेरस एनिमल के संतान की तुलना में ज़्यादा खतरा होता है बच्चों। खतरा 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 ज़्यादा क्या होता है? खतरा। क्यों होता है बच्चों खतरा? उसका कारण देखिए क्यों। क्योंकि जो ओविपेरस एनिमल में जो यंग वन जो डेवलप किया बच्चों तो बॉडी के बाहर न किया, ओविपेरस एनिमल ने एक को रिलीज कर दिया। अब उस एक के अंदर बच्चों जाइगोट एम्ब्रियो में बनेगा, एम्ब्रियो यंग वन में डेवलप करेगा बच्चों। तो यंग वन कहाँ डेवलप कर रहा है बच्चों? बॉडी के बाहर डेवलप कर रहा है, फीमेल के बॉडी के बाहर बच्चों। तो आप बताइए बच्चों कि आपका जो हम लोग कहेंगे ना कि जो एग्स है या यंग वंस हैं वो आपका प्रोटेक्टेड नहीं है, वो आपका लेस प्रोटेक्टेड है बच्चों, पूरी तरह से वो प्रोटेक्टेड नहीं है बच्चों, उनको ज़्यादा खतरा है बच्चों। कहता है तो इसे क्योंकि दे आर एक्सपोज्ड टू प्रीडेटर्स, है ना, याद रखिए दे आर एक्सपोज्ड टू प्रीडेटर्स। कोई ओविपेरस एनिमल ने क्या किया बच्चों? अंडा दिया, पता चला उसका अंडा को कोई दूसरा प्रीडेटर खा गया। ओके तो उसी तरह से एक मान लीजिए एक बचाओ, एक जो है बच्चों एक आपका हैच किया सक्सेसफुली और यंग वन आपका क्या किया बच्चों? डेवलप किया और पता चला इस यंग वन को भी बच्चों क्या कौन खा गया? प्रीडेटर खा गया। तो यही सब है बच्चों। लेकिन विविपेरस एनिमल के पास साथ ऐसा होता है नहीं बच्चों। कहता विविपेरस एनिमल की बात करोगे तो यंग वन जो है वो कहाँ डेवलप किया? तो फीमेल के बॉडी के अंदर बच्चों, फीमेल के बॉडी के अंदर बच्चों। हम लोग अपनी बात करेंगे तो हम लोग का जो आपका डेवलपमेंट हुआ है बच्चों, याद कीजिए हम लोग का जो डेवलपमेंट हुआ है आपका फीमेल के बॉडी के अंदर हुआ है बच्चों। जो शुरुआती डेवलपमेंट जो होता है बच्चों 9 मंथ्स का जो होता है, तो आप कहोगे कि इसीलिए कहोगे दे आर बच्चों दे आर बेटर प्रोटेक्टेड एंड गेट प्रॉपर नरिशमेंट फॉर डेवलपमेंट। तो बच्चों यूट्रस के अंदर जब हम लोग एम्ब्रियो स्टेज में रहते हैं बच्चों, तो आप समझिए कि माँ जो है माँ के ब्लड से, हम लोग अपनी बात करते हैं, माँ के ब्लड से प्लासेंटा के होते हुए हमें सब बच्चों नरिशमेंट मिल जाता है। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन याद रखिएगा, अक्सर 12th क्लास का बोर्ड का एग्जाम में पूछा जाता है, पार्थेनोकार्पी क्या है और पार्थेनोजेनेसिस क्या है बच्चों। ये अक्सर ये दोनों क्वेश्चन में अंतर पूछा जाता है। पार्थेनोकार्पिक क्या होता है बच्चों? एक बार में याद रखिएगा, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट मतलब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट यानी कि सीडलेस फ्रूट। ये अक्सर पार्थेनोजेनेसिस क्या है बच्चों? यह एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के कारण सीडलेस फ्रूट बनता है बच्चों। सीडलेस फ्रूट, जिस फ्रूट में सीड नहीं हो, जिस फ्रूट में
जिस फ्रूट में सीड नहीं हो। जैसे बच्चों हम लोग अंगूर खाते हैं ना, अंगूर जो हम लोग खाते हैं उसमें सीड नहीं होता है, वो नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है बच्चों। उसी तरह से बच्चों आप बात करोगे है ना, तो आप बनाना का बात करोगे बच्चों, तो बनाना भी क्या होता है बच्चों, ये भी आपका नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है बच्चों। बनाना भी एक सीडलेस फ्रूट है। तो कोई अगर आप 11th क्लास में पढ़े थे बच्चों प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में, वहाँ पे हार्मोन्स पढ़ाया गया था, तो पढ़े थे आप कि आपका जो क्या होता है ना कि जो भी फ्रूट जो आपका पार्थेनोकार्पिक होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो एक्चुअली होता है क्या, ओवरी के अंदर बिना कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ओवरी के अंदर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और हार्मोन्स के प्रभाव के कारण बच्चों, हार्मोन्स के प्रभाव के कारण है ना, जैसे बच्चों ऑक्सीन्स, जिब्रेलिन्स, ये सब हार्मोन्स वगैरह के प्रभाव के कारण बच्चों ओवरी जो है वो डेवलप कर जाता है बच्चों फ्रूट में। तो बताइए बच्चों फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, तो बताइए ओवरी के अंदर फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं बच्चों मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ, और वह ओवरी जो है डायरेक्ट बदल गया बच्चों फ्रूट में। ऐसा फ्रूट को कहेंगे बच्चों सीडलेस फ्रूट या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। दूसरा एक टर्म है बच्चों पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या है बच्चों, तो पार्थेनोजेनेसिस रिप्रेजेंट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम एग। ओके बच्चों देखिए क्या कहता है कि पार्थेनोजेनेसिस क्या है, यह क्या है, यह इसमें क्या होता है, एग का डेवलपमेंट हो जाता है ऑफ स्प्रिंग में। बच्चों कहता है कि फीमेल पेरेंट ने मान लीजिए एग बनाया, वह एग जो बच्चों है वह एग डायरेक्टली डेवलप कर गया बच्चों क्या में, एक नया इंडिविजुअल में बच्चों। मतलब समझे आप। तो अगर जैसे एक गैमेट, तो आप एक क्या है बच्चों, गैमेट है, एक गैमेट जो है डायरेक्टली डेवलप कर गया क्या बच्चों, डायरेक्ट आपका एक नया इंडिविजुअल में। तो आप कहोगे इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एन एग इनटू ऑफ स्प्रिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन। दोनों में अंतर समझ में आया बच्चों, याद रखना है। और एक कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको याद करना है कि पार्थेनोजेनेसिस किस में देखा गया है, रोटिफर्स में, एफिड्स में, हनी बीज में, क्रस्टेशियंस में, आपका टर्की बर्ड में बच्चों। अब ये जो हनी बीज है ना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसी का देखते हैं, क्योंकि अक्सर बोर्ड का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है हनी बीज जो होते हैं ना इनमें पार्थेनोजेनेसिस कैसे होता है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए इसको बच्चों हम लोग समझते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, कुछ और मैं इंटरेस्टिंग बात लिख दिया हूँ। जो टर्की बर्ड आप देख रहे हो बच्चों, इसमें क्या होता है ना 40% मेल जो होता है प्रोड्यूस होता है बच्चों पार्थेनोजेनेसिस से, और 60% मेल एंड ऑल फीमेल प्रोड्यूस होता है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। बच्चों अगर आपको क्वेश्चन यह आ जाए एग्जाम में, डिस्क्राइब पार्थेनोजेनेसिस इन हनी बीज, आप कैसे इसको जवाब देंगे बच्चों, कैसे बनाएंगे। देखिए कितना आसान है बच्चों। कहता है बच्चों क्वीन है, क्वीन आपको पता है क्वीन क्या होती है, फर्टाइल फीमेल हनी भी होती है बच्चों, फर्टाइल फीमेल हनी भी होती है बच्चों। पता है ये जो क्वीन होती है बच्चों, इसके पास आपका कितना क्रोमोजोम होता है बच्चों, ये आपका 32 क्रोमोजोम होता है, 32 क्रोमोजोम्स बच्चों। क्वीन के पास बच्चों कितना क्रोमोजोम्स होता है, 32 क्रोमोजोम्स होता है बच्चों, याद रखिएगा क्वीन के पास 32 क्रोमोजोम है। कहने का मतलब क्वीन क्या है बच्चों, 32 क्रोमोजोम। कहने का मतलब बच्चों इसके पास क्रोमोजोम्स का कंप्लीट 2 सेट है बच्चों, 16 क्रोमोजोम का 2 सेट है बच्चों इनके पास, क्वीन के पास बच्चों। ये डिप्लॉयड है, क्या है बच्चों, ये आपका क्वीन जो है बच्चों डिप्लॉयड है। इस समझ में आ गया बात को। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो क्वीन जो है बच्चों मियोसिस प्रोसेस से, देखिए बच्चों मियोसिस प्रोसेस से क्वीन क्या की, यह गैमेट बनाई बच्चों। हम एक गैमेट को लेके चलते हैं, फीमेल गैमेट मान लीजिए बना, फीमेल गैमेट कहिए बच्चों, या बच्चों आप इसे एक कहिए, फीमेल गैमेट कहिए या एक कहिए बच्चों। और एक क्या होगा बच्चों, आपको पता है मियोसिस प्रोसेस में क्रोमोजोम का नंबर हाफ हो जाता है बच्चों। तो बताइए 2n से कितना हो गया बच्चों, n, 2n से कितना हो गया, एक क्या है बच्चों n, एन का मतलब यहाँ पे कितना क्रोमोजोम हो गया बच्चों, एन का मतलब हो गया आपका 16 क्रोमोजोम बच्चों।
एन का मतलब 16 क्रोमोजोम, 16 क्रोमोजोम बच्चों हो गया। अब बताइए बच्चों, कहता है क्या, ये जो फीमेल गैमेट या एग है बच्चों, ये आपका डायरेक्टली डेवलप कर गया, बात तो जानते हो बच्चों, ड्रोन में। क्या में बच्चों? ड्रोन में। किस प्रोसेस से बच्चों? इसी को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस। इसमें फीमेल गैमेट यानी कि एक डायरेक्टली डेवलप कर गया, क्या में बच्चों? ड्रोन में। ये आपका एक डायरेक्टली डेवलप कर गया ड्रोन में बच्चों। ये ड्रोन जो है बच्चों, ये बताइए ड्रोन क्या है बच्चों? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कहने का मतलब बच्चों 16 क्रोमोजोम्स। कितना क्रोमोजोम्स बच्चों? तो आप जान गए। कहता है ड्रोन के पास बच्चों कितना क्रोमोजोम होता है? 16 क्रोमोजोम्स होता है बच्चों। याद रखिएगा, ड्रोन के पास कितना क्रोमोजोम होता है बच्चों? 16 क्रोमोजोम्स होता है बच्चों। तो अगर कोई क्वेश्चन अगर आ जाए कि पार्थेनोजेनेसिस हनी बी में क्या है बच्चों, जानते हो बच्चों? आपका सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम है, ये आपका 3-4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कहीं पूछ देगा। बताइए आपका फीमेल हनी बी के पास कितना क्रोमोजोम है, तो क्या आंसर बोलोगे? 32। कहीं पूछेगा बताइए मेल हनी बी जो होता है ना ड्रोन, उसके पास कितना क्रोमोजोम होता है बच्चों? तो 16। ये सब अक्सर याद रखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हनी बी जो होता है, जो क्वीन होती है, उसके पास 32 क्रोमोजोम बच्चों, फीमेल के पास 32 क्रोमोजोम, मेल के पास बच्चों कितना? 16 क्रोमोजोम बच्चों। याद रखना, जो हनी आप लोग पढ़े थे पहले भी, जो मेल हनी बी होता है बच्चों, उसको ड्रोन कहते हैं। मेल हनी बी को बच्चों ड्रोन कहते हैं। इसको याद रखिएगा कैसे, द्रोणाचार्य बच्चों मेल थे कि फीमेल थे? मेल थे, याद रखिएगा। वैसे याद रखिएगा ड्रोन क्या होता है बच्चों? ये आपका मेल हनी बी होता है। ड्रोन क्या होता है बच्चों? मेल हनी बी होता है। चलिए बच्चों अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोर्ड पे देखिए। कहता है आपको क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन स्ट्रेस साइकिल। स्ट्रेस साइकिल क्या होता है बच्चों? तो याद रखिएगा, जिस तरह से बच्चों आपका प्राइमेट्स मैमल्स में जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बच्चों, उसी तरह से कहता है नॉन प्राइमेट मैमल्स में बच्चों क्या होता है, तो आप कहोगे स्ट्रेस साइकिल होता है बच्चों। तो नॉन प्राइमेट मैमल्स जो होते हैं ना बच्चों, उनमें स्ट्रेस साइकिल होता है बच्चों। तो स्ट्रेस साइकिल क्या है बच्चों? तो साइक्लिकल चेंजेज है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के समय जो साइक्लिकल चेंजेज होता है, रिप्रोडक्शन के समय जो साइक्लिकल चेंजेज होता है, किस में बच्चों? नॉन प्राइमेट मैमल्स में। जैसे बच्चों काउज है, सीप है, रैट्स है, डियर है, डॉग है, टाइगर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना बच्चों, ध्यान रखिएगा, है ना। और मैं जैसे ह्यूमन की बात करूँ बच्चों, ह्यूमन, मंकी, एप्स, ये हो गया क्या बच्चों? ये आपका प्राइमेट मैमल्स हो गए बच्चों। प्राइमेट मैमल्स जो होते हैं ना बच्चों, इनमें आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बच्चों। क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बच्चों, याद रखिएगा। अब बच्चों फिर हम लोग जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे ना बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वहाँ पर पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ना कितने फेज का बना होता है। हर 28 दिन पे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है ह्यूमन में बच्चों, रिपीट होता है ना। उसका सारा फेज के बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। चलिए बच्चों अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर बच्चों एनसीईआरटी बुक का देखिए, एनसीईआरटी बुक का ये लाइन है बच्चों। अब एनसीईआरटी बुक का लाइन को मान लीजिए उठा दिया सर, क्वेश्चन उठा दिया और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ पे एस डैश 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 कर दिया, है ना, डैश डैश कर दिया बच्चों, और आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक भरना है बच्चों। इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। मतलब एक जनरेशन का जो ऑर्गेनिज्म है और जो नेक्स्ट जनरेशन का ऑर्गेनिज्म है, दोनों का जो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी जो है स्पीशीज का एक जनरेशन और आने वाला जनरेशन के बीच में, उसका वाइटल लिंक कौन सा है, तो आप इसका आंसर दोगे बच्चों। आप इसका आंसर क्या कहोगे बच्चों? जाइगोट। ये आपका एनसीईआरटी बुक का बच्चों लाइन है, याद रखिएगा। ये सब लाइन को छोड़िएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक में लिखा है बच्चों, इसीलिए ये लाइन मैंने आपको लिखा दिया हूँ। चलो बच्चों एक बात और याद रखना, कहता आपका एनसीईआरटी बुक से, एनसीईआरटी बुक जो है ना बच्चों, उसी को क्वेश्चन के रूप में मैंने डाल दिया हूँ। कहता है कि कौन सा ऐसा प्लांट है बच्चों जो आपका 12 साल में फूल देता है बच्चों। कौन सा ऐसा प्लांट है बच्चों जो 12 साल में फ्लावरिंग देता है बच्चों, जिसमें 12 साल पे फ्लावर्स होते हैं। तो बच्चों इस प्लांट का नाम देखिए बच्चों, नीलकुरंजी प्लांट बच्चों। नीलकुरंजी प्लांट जो है बच्चों बहुत ही फेमस, बहुत फेमस प्लांट है बच्चों। ये आपका हिली एरिया में पाया जाता है, केरला का, कर्नाटक का बच्चों, तमिलनाडु का, इन ये सब का हिली एरिया में बच्चों ये पाया जाता है बच्चों। और कहता है क्या, इसका जो साइंटिफिक नेम है बच्चों देखिए क्या है, एस्ट्रोविलेंथस आपका कोन्थियाना। याद रखिएगा बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए है बच्चों। दूसरा बच्चों ध्यान दीजिएगा,
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, which plant species, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, which plant species flowers only once in their lifetime, which plant species flowers only once in their lifetime. ओ अच्छा, which plant species flowers only once टाइम। तो बच्चों कौन सा ऐसा प्लांट है जो अपने पूरे जीवन में, कौन सा ऐसा प्लांट है बच्चों जो अपना पूरे जीवन में बच्चों एक ही बार उसमें फ्लावरिंग होता है बच्चों। कहता है कौन सा ऐसा प्लांट है बच्चों जिसमें बस एक ही बार फ्लावरिंग होता है बच्चों। कौन सा ऐसा प्लांट स्पेसीज है बच्चों जिसमें फ्लावरिंग एक बार ही होता है, उसका नाम बच्चों क्या है? बैम्बू। क्या है बच्चों? बैम्बू। इसको हम बांस के नाम से जानते हैं बच्चों। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? बांस के नाम से जानते हैं बच्चों। याद रखना, किसके नाम से जानते हैं बच्चों? बांस के नाम से जानते हैं। और आप जानते हो बच्चों, यूजुअली जो होता है ना 50 से 100 सालों के बाद, यूजुअली 50 से 100 सालों के बाद बच्चों क्या होता है ना, इसमें फ्लावरिंग होता है बच्चों। लार्ज नंबर में बच्चों आपका फ्लावर्स बनते हैं बच्चों, फ्रूट्स बनते हैं और ये फाइनली बच्चों मर जाते हैं। फाइनली प्लांट क्या हो जाते हैं बच्चों? मर जाते हैं। तो आप क्या जाने कि जो बांस का जो प्लांट है बच्चों, उसमें उसके पूरे लाइफ में एक ही बार क्या होता है बच्चों? फ्लावरिंग होता है। एक ही बार फ्लावरिंग होता है बच्चों। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे और उसका आंसर्स हम लोग क्लास में करेंगे बच्चों। याद रखिएगा बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, तो इनको आप नोट्स कर लीजिएगा बच्चों, या एक बार आप देख लीजिएगा ज़रूर बच्चों। तो बच्चों बाय बच्चों।